हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पंचायती राज सब्जेक्ट कहाँ पर आता है। ओके, पंचायती राज सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन क्या क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो होगा करेक्ट दैट इज़ बी, बिकॉज पंचायती राज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए जो 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मेंशन करता है 3 लिस्ट। ओके, कौन कौन से लिस्ट को मेंशन करता है, तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को। ओके, वहीं पर अगर हम देखें तो 11th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो 11th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऐड किया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1992 में। और ये जो 11th शेड्यूल में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हमको ऑथोरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, ओके, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं 11th शेड्यूल में। ओके, तो ये जो 11th शेड्यूल था ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ था, ओके, 1992 में बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, विद इन पंचायत राज। अब देखिए जो पंचायत राज है इसको हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पंचायत राज है इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, अराउंड 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्रीज, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, रोड, है ना, काफ़ी सारे। तो ये आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल के फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल में आपको नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ ये मेंशन्ड होती हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट शेड्यूल में आपको नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, ओके, ये आपको मिल जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन गवर्नमेंट इज़ फेडरल और यूनिटरी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनिटरी और फेडरल क्या होता है। ओके, तो पहले इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के हम एक डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो होती है दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए जहाँ पर आपको फेडरल गवर्नमेंट मिलती है। वहीं पर अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, तो यूनिटरी गवर्नमेंट आपको कहाँ मिलती है, जैसे ब्रिटेन में आपको मिलती है, फ्रांस में, जापान में, चाइना में, इटली में, बेल्जियम में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होती है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो डिवीज़न ऑफ पावर्स होती है, इसमें नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं। ओके, तो कुछ पावर्स आपके नेशनल गवर्नमेंट के पास में रहेंगी और कुछ के पावर्स आपके रीजनल गवर्नमेंट्स के पास में रहेंगी। वहीं पर अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की देखें, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में नो डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब पावर ऑलमोस्ट फोकस्ड रहती है एक सिंगल गवर्नमेंट के पास में, जो कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है। ओके, वहीं पर अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को देखें, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। ओके, जुडिशरी के पास मोर पावर्स होते हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये रिटन है और ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में।
ओके, ये भी आप याद रखेंगे। अब यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इधर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है दैट मे बी रिटन और अनरिटन। ओके, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का, ये क्या होता है, सुप्रीम, और जुडिशरी के पास में यहाँ पर लिमिटेड पावर्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इंडिया का जो गवर्नमेंट देखें तो ये फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है, बट कुछ फीचर्स यहाँ पर इसके यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, तो समटाइम्स इसको क्वासी फेडरल सिस्टम भी हम बोलते हैं इंडिया के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया है, ओके, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ओके, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो फेडरल फीचर्स क्या हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, ये दोनों ही देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फीचर्स हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के मिलते हैं और कुछ में यूनिटरी मिलते हैं। तो देख लीजिए फेडरल फीचर्स क्या हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के। जैसे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट मिलते हैं आपको, सेंटर पे भी मिलते हैं और स्टेट पे भी मिलते हैं। चलिए फिर और क्या फीचर्स हैं फेडरल फीचर, तो देखिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर आपको मिल जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में 3 लिस्ट हैं, कितनी लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, मतलब स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हमने देखे फेडरल फीचर्स थे। अब यूनिटरी फीचर्स क्या हैं हमारे, तो देख लीजिए यहाँ पर एक तो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, मतलब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। चलिए अब यहाँ पर और क्या फ़ीचर हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं, तो देखिए मोर पावर हमको सेंटर पे मिलती है। ओके, सेंटर के पास में ज़्यादा पावर फोकस्ड है। चलिए और क्या फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स से मैच करते हैं, तो देखिए इमरजेंसी पावर जो है इंडिया में वो किसके पास में है, वो सेंटर के पास में। ठीक है, अब और क्या फ़ीचर है, तो देखिए सिंगल सिटीज़नशिप अवेलेबल है सिटीज़न्स के पास में। ओके, और गवर्नर्स अपॉइंटमेंट ये भी कौन करता है, ये भी सेंटर करता है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो यहाँ पर इसका आंसर सिंपल सा है, आपको फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं और आर्टिकल कौन से होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35। ओके, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के होते हैं। तो याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आपको पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं और आर्टिकल है 12 से लेकर 35। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो DPSP होता है ये आपको पार्ट 4 में मिलता है और आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर 36 से लेकर 51। ओके, तो ये आपको याद रखना है DPSP कहाँ पर है, पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर हैं, पार्ट 3 में। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कौन से हैं, 12 से लेकर 35, और वहीं पर DPSP के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 36 से 51। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमसे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको मिलते हैं पार्ट 4A में। ओके, पार्ट 4 में मिलती है DPSP, पार्ट 3 में मिलता है फंडामेंटल राइट और पार्ट 4A में हमको मिलता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ट्रू और फॉल्स। ओके, क्या है स्टेटमेंट, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। ओके, तो बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है ये कि जो हम माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में। ओके, सो प्रीएम्बल में आपको क्या मिलता है, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके। एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाता है प्रियम्बल में। अब देखिए, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेस्ड है ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। ओके, जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये किसने मूव करा था, ड्राफ्ट किसने किया था, पंडित नेहरू जी ने इसको मूव करा था, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्या, प्रियम्बल। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल को कभी अमेंड नहीं किया गया। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब बल्कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 न्यू वर्ड्स, ओके, 3 नए शब्द ऐड किए गए। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कहाँ पर, आपके प्रियम्बल में। कौन से वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो देखिए टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, इस पर आपसे MPPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्या क्वेश्चन था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आंसर था प्रियम्बल में। ओके, चलिए अब हम वापस से लौटते हैं हमारे टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल पे। तो देखिए टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको ये जो प्रियम्बल है याद हो जाना चाहिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन तक आपको प्रियम्बल आपका याद रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ओके, तो इसके आगे क्या लिखा है, जस्टिस। तो जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, तो लिबर्टी कौन सा, ये आपका दो थॉट के, एक्सप्रेशंस के, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी किसका, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ओके, सो इसके बाद में है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया आपका, ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके, सो फ्रेटर्निटी के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है प्रियम्बल में, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो देखिए बहुत ही शानदार हमारा प्रियम्बल है, इसको आप डेफिनेटली पढ़िए और हर किसी को पढ़ना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो प्रियम्बल है हमारा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ओके, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि पहली चीज़ तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। ओके, चलिए सेकंड, आपका जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है ये क्या क्या है, तो देखिए आपको मतलब प्रियम्बल में ये इंग्रेडिएंट मिल जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, तो आपके जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ओके, वहीं पर आपको प्रियम्बल में और क्या चीज़ मिलती है, तो आपको नेचर ऑफ इंडियन स्टेट मिल जाता है। तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन पॉलिटी है। और वहीं पर अगर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ओके, ये जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमको मिल रहा है ये भी आपको प्रियम्बल में मिल जाता है, और ये क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहला लाइन जो है आपका, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यस, पीपल ऑफ इंडिया जो है यही है हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए कितना शानदार हमारा प्रियम्बल है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए, आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो है ये फॉल्स है। ओके,
अब यहाँ पर क्या गलती है, देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है सेक्युलर रिपब्लिक। ओके, तो ये जो सेक्युलर रिपब्लिक नहीं है, ओके, करेक्ट क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए, मतलब मैं पूरा आपको करेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन 9 का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा ऑर्डर। तो इसको आप याद रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल। सो क्वेश्चन 9 का जो ट्रू एंड फॉल्स पूछा था, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रीएम्बल इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो यस, ट्रू है ये स्टेटमेंट।